नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मोहनलाल जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया था। अपने एक रिश्तेदार से फ़ोन पर बात करते हुए उनकी हंसी के ठहाके पूरे घर में गूंज रहे थे। अरे शर्मा जी, पढ़ाई में तो शुरू से ही होनहार था मेरा बेटा। वह कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता था और हर साल स्कॉलरशिप लेता था। उसकी पढ़ाई में लगन को देखते हुए ही मैंने उसका दाखिला एमबीए में कराया था। मुझे मालूम था कि वह एक दिन ज़रूर कामयाब होगा और देखो, यूनिवर्सिटी में टॉप करके उसने मेरे भरोसे को बखूबी कायम रखा है। लो आ गए जनाब, दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर। अच्छा शर्मा जी, मैं फ़ोन रखता हूँ। अपने बेटे श्रवण को आता देख मोहनलाल जी ने फ़ोन रखा और अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देख तो, सुबह से बधाई देने वालों के फ़ोन आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए मोहनलाल जी की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। सामने खड़ी श्रवण की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित हो रही थी, लेकिन अपने बेटे श्रवण का चेहरा देखकर उसे ऐसे लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता है। इतने में श्रवण ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं वो कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है। ऑस्ट्रेलिया? यह सुनकर मानो दोनों माता पिता कुछ पल के लिए जड़ हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कुछ देर के लिए उनके दिल से धड़कन ही बंद कर दी हो। फिर कुछ संभल कर उसकी माँ प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन बेटा, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। इतना कहने की देर थी कि श्रवण भड़क उठा और माँ का हाथ झटक कर गुस्से से बोला, इसलिए, केवल इसीलिए ही मैं आपको यह बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज जब यह सपना हकीकत में बदलने जा रहा है तो मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहता। श्रवण की बातें सुनकर उसके माँ और पिताजी दोनों की आंखों में एक अजीब सा दुख उभर आया। उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया हो। खुशी का माहौल गमगीन हो चुका था। वे दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखते जा रहे थे, जबकि श्रवण अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था। उस रात श्रवण की माँ और पिताजी दोनों चिंता में डूबे रहे। वे दोनों उस समय को याद करने लगे जब शादी के पूरे 10 वर्ष के बाद श्रवण का जन्म हुआ था। कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम नहीं बचा था जिसकी उन्होंने दवाई नहीं खाई थी। ऐसा कोई मंदिर या मजार नहीं बचा था जहाँ उन्होंने माथा ना टेका हो। तब कहीं जाकर उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था। एकाएक श्रवण के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगी। भले गहरे से श्रवण की माँ बोली, बचपन में तो श्रवण मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था और यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। 2 पल के लिए भी अपनी माँ से दूरी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी और जैसे ही आप नौकरी से लौटकर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और आपकी टांगों से कसकर लिपट जाता था। श्रवण के पिता मोहनलाल जी भी उन सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे, वो दिन थे और एक आज का दिन है जब हमारा वही श्रवण हमें छोड़कर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसी ही गहरी चिंताओं से घिरे वे दोनों रात भर करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद उनकी आंखों को छू भी नहीं पाई। सुबह जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो देखा श्रवण तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछते, वह एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा
यह सब देखकर श्रवण की माँ ने रुंधे स्वर में पूछा, बेटा कहाँ जाने की तैयारी है? तो वह बोला, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना होगा। मेरा दोस्त है ना नितिन, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उनसे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं ये काम निपटा लेता हूँ। इसी बहाने कुछ दिन मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली भी घूम लूँगा। श्रवण की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई तो उसके पिता ने भी बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना ज़रूरी है? तो श्रवण बोला, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पिताजी फिर से बोले तो श्रवण ने कहा, पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे विदेश जाने की बात सुनकर आप इतने नाखुश क्यों हैं। अभी मोहनलाल जी कुछ कहने ही लगे थे, तभी श्रवण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी मैं अपनी ज़िंदगी भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रहना सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह ही छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर चल दिया और मोहनलाल जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने रह गए। माँ उसे नाश्ते के लिए पुकारती रह गई लेकिन वो नहीं रुका। कुछ घंटे का सफ़र तय करके जब श्रवण दिल्ली पहुंचा तो उसका मित्र नितिन उसके इंतज़ार में वहां पहले ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। नितिन उसे कार से अपने घर ले गया। नितिन का घर एक पॉश इलाके में था जो कि काफ़ी बड़ा था, जिसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। नितिन ने अपने दोस्त श्रवण का परिचय अपने घर वालों से करवाया। नितिन ने अपने पिताजी को बताया कि श्रवण विदेश में जाना चाहता है, इसलिए वह पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली आया है। नितिन के पिताजी को यह बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो तो तुम्हें यहीं रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो श्रवण ने कहा, अंकल जी मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊँ ताकि उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूँ। एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने के उपरांत नितिन उसे अपने घर में बने गेस्ट रूम में ले गया। गेस्ट रूम बहुत ही आरामदायक था। काफ़ी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा बना हुआ था जहाँ से रह रहकर खांसने की आवाज़ आ रही थी। बात करते करते नितिन भी बीच बीच में उस कमरे में जा रहा था। जब नितिन कुछ काम से घर से बाहर गया तो श्रवण ने उठकर कमरे में झांका तो देखा वहाँ एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। श्रवण उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बिठाया। थोड़ी देर उनकी कमर पर हाथ फेरा, फिर और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर श्रवण को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी। श्रवण ने गिलास रखकर अपने हाथ का सहारा देते हुए उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाया। जहाँ एक ओर वो राहत महसूस कर रहे थे तो दूसरी ओर श्रवण को प्रश्न भरी नज़र से देखते जा रहे थे। श्रवण उनकी नज़रों में छिपे प्रश्न को तुरंत समझ गया और बोला, जी मैं नितिन का दोस्त हूँ, आज ही दिल्ली आया हूँ। तो यह बात सुनकर बूढ़े दादाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और अपना कांपता हाथ उसके सिर पर रखा। श्रवण को उनकी हालत देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक श्रवण उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में नितिन के पिताजी अंदर आए और श्रवण का हाल चाल जानने लगे। वो दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी, खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन श्रवण अपने दोस्त नितिन के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। दोपहर को दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घर लौटे तो देखा कि नितिन का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। नितिन के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काट कर खिला रही थी और भैया उनकी टांगें दबा रहे थे।
घर पहुंचते ही नितिन भी उनका हालचाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखकर श्रवण बहुत प्रभावित हुआ। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वह यह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवारों में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। श्रवण भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादा और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था। वो दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना, उठकर बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही श्रवण को भी बूढ़े दादा के साथ खासा लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल उठता था। अपने दोस्त के घर आए हुए श्रवण को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब श्रवण सोकर उठा तो देखा कि बूढ़े दादाजी के कमरे में काफ़ी लोग खड़े थे। श्रवण तुरंत दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। वहां घर के सभी सदस्यों के साथ साथ वहां डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर साहब दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे रह रहकर करा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से खाना भी नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इतने में नितिन के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और अश्रुपूरित आंखों से उन्हें कहने लगे, पिताजी, अमित को फ़ोन लगाऊं? ये वाक्य सुनते ही दादाजी ने असहाय नज़रों से उनकी ओर देखा। उनकी आंखें भर आई और उनके चेहरे की संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत की ओर निहारते रहे और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और फिर आंसुओं से भरी अपनी आंखें बंद की तो उनके आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। दिन भर घर सभी लोग उनकी सेवा में टहलने लगे, लेकिन श्रवण को रह रहकर मन में यही विचार आ रहा था कि आखिर ये अमित कौन है जिसका जिक्र नितिन के पिताजी कर रहे थे। यह प्रश्न उसे विचारों में दलदल में धकेल रहे थे। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। परंतु वे फिर भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। उस समय तो किसी से ये बात पूछना श्रवण ने उचित नहीं समझा। शाम को जब नितिन उससे मिला तो वह अपने आप को रोक ना पाया और इस सवाल का जवाब नितिन से जानना चाहा। तो नितिन ने उसे बताया कि अमित इन दादाजी का इकलौता बेटा है। यह सुनकर श्रवण भौचक्का रह गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, यदि वह इनका इकलौता बेटा है तो अंकल इनके क्या लगते हैं? फिर नितिन ने बताया कि हम लोगों का इनसे सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ न होते हुए भी यह हमारे लिए बहुत कुछ है। वह मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बड़े ही मृदुभाषी व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वह जो कुछ भी हैं केवल उनके कारण हैं। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपया लिए भी उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि भी जगाई। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर नितिन के पिताजी भी कमरे में आ गए और श्रवण से कहने लगे, श्रवण बेटा, यह दुनिया बहुत ख़राब है। यहाँ सब रिश्ते मतलब के ही रह चुके हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है, जब मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें इनके बेटे ने ही छोड़ दिया। वो औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसे इतना पढ़ाया कि वह अमेरिका में आज एक बहुत अच्छी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा है, लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से शादी ही कर ली और वहीं घर बसाव वहीं का ही हो गया। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने माँ बाप को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ का यह सदमा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। 3 वर्ष पहले उनका भी देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद इन्होंने सोचा कि अब उनका बेटा उनके पास आ जाएगा और उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वे अपनी पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले रह गए। बेटा, बहू, पोता पोती सब लोग अमेरिका में खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा दूं, ताकि वह अपने बेटे के पास विदेश जा सकें। अपने आदरणीय शिक्षक को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हालत हुई थी, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर अपने पास बिठाया, उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फ़ोन लगाया। अमित ने फ़ोन उठाया तो, लेकिन यह कहकर टाल दिया कि कुछ समय बाद मैं पिताजी को ले जाऊंगा, और वह समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और इस घर में ले आया। मुझे पिता समान अपने गुरु का आशीर्वाद मिल गया, बच्चों को भी दादा का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। तब से मैं भी उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करता हूँ। श्रवण उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। सोचने लगा, कितने भले लोग हैं ये सब, जिन्होंने इंसानियत का फ़र्ज निभाने में सारी हदों को पार कर दिया। काश ईश्वर हर माता पिता की ऐसी संतान दे तो पूरी धरती स्वर्ग बन जाए। एक और तो नितिन और उसके परिवार का बूढ़े दादाजी के प्रति प्यार, उसे संतुष्टि का अनुभव हुआ, लेकिन दूसरी ओर दुनिया के निर्दयी रूप का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में धंस रहा था। अभी वे दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादाजी के कमरे से कराहने की आवाज़ें तेज होने लगी। आवाज़ सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से नितिन और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़े। श्रवण सन्न रह गया, फिर अपने आप को संभालते हुए उठा और दादाजी के कमरे में गया। देखा तो दादाजी को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी। उनकी आंखें खुली की खुली थी और अंकल उनके हाथों को अपने हाथों में लिए सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखते जा रहे थे। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कमरे में पहुंच चुके थे। भैया उनके पैरों को सहलाने लगे और आंटी उनके मुंह में गंगा जल की बूंदें डालने लगी। वे चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर वे इस निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाया गया। पूरा शमशान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वे सभी लोग केवल और केवल इंसानियत की खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जिन लोगों से उनका यह रिश्ता था, उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि आज उनका कोई अपना, जो उनसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, इस दुनिया से विदा हो गया है। लेकिन अगर खबर होती भी तो शायद ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उन्हें, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ना ही होता तो क्या वह आज ऐसी स्थिति में संसार से जाते। नितिन और उसके पूरे परिवार के साथ आज श्रवण भी इस मृत बुजुर्ग के भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से पिघलाने लगी थी। शमशान के चिता पर लेटे बूढ़े दादा के चेहरे में उसे अपने माता पिता का चेहरा नजर आने लगा और वह चेहरा नजर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसके विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गए थे, क्यों वे उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश न जाने की फरियाद कर रहे थे। सारी विधियां पूरी हो चुकी थी और चिता को अग्नि देनी बाकी थी और ये काम नितिन के पिताजी द्वारा किया गया। चिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी फिल्म की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादा की अंतिम विदाई के साथ ही शायद श्रवण भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे रहा था। उसके हृदय में अपने जन्मदाताओं के लिए प्रेम की नई कोंपलें फूटने लगी। उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिता का फ़ोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो उधर से उसके पिता की करुणा और वेदना से सरोवर आवाज़ आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल ये एक वाक्य सुनने की देर थी
कि श्रवण की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। आ रहा हूँ पिताजी, वह केवल इतना ही बोल पाया और फ़ोन रख दिया। उसके ठीक 2 घंटे के बाद वह रेलवे स्टेशन पहुँच चुका था। उसका दोस्त नितिन उसे छोड़ने आया था। श्रवण ने उसे गले लगकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने घर में रहने का मौका देकर उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहाँ रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन पहुँच गई और श्रवण अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे श्रवण गुमसुम अपने ख्यालों में ही खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित किया, जो तरह तरह की अटखेलियाँ कर रहा था और उसकी माँ उसे देखकर मन ही मन हर्षा रही थी। कभी वह बच्चा भागने लगता तो उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठ जाता और कभी गोद से उतरता। कुछ घंटों के सफ़र में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से नहीं हटाया था। ये सब देखकर श्रवण को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। अब श्रवण अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वह फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए भार को जैसे उसने उतार फेंका। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके चेहरे पर पड़ने वाली तेज हवाएं उसके फैसले को जैसे सराहना दे रही थी। इसके साथ ही उसके दिल में अपने माँ पिता के लिए प्रेम प्रबल होता था। अब इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को और भी अधिक गहराई से वह महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब श्रवण अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़े गौर से देखने लगा। लेकिन फिर सोचने लगा, यह तो वही तो घर है जहां उसका बचपन बीता था, जहां आज तक वो रहा था। लेकिन फिर आज इस घर को देखकर उसके मन में कुछ अलग सा आकर्षण क्यों हो रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन खिलखिलाने लगा। उसे हर वह बात याद आने लगी जो उसके इस घर से जुड़ी थी। उसके हृदय में भावनाओं की लहरें हिलोरे मारने लगी। उसके बाद जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर उसके माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु श्रवण ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माँ पिताजी 4 दिन में ही चिंता के कारण सूख कर लगभग आधे हो गए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर श्रवण का कलेजा मुंह को आने लगा। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह अपनी माँ और पिताजी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसके माँ और पिताजी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर श्रवण को हो क्या गया है। दोनों ने उसे इस तरह रोने का कारण पूछा, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर देने लगे। श्रवण ने जब उस अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वह लेटर गीला था। श्रवण को समझते देर न लगी कि यह लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसकी माँ और पिताजी के आंसुओं से भीगा हुआ है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और करुणा मिश्रित स्वर में बोला, माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भटक गया था और फिर से उनके गले लग गया। आज इस दौर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। ये परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और ज़मीन पर पड़े उस अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे। आज पूरे घर में श्रवण का यही वाक्य गूंजता जा रहा था, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।